all the students. As you know, in the last lecture we are study about the law of chemical combination और हमने एक लॉ डिस्कस कर लिया था. कौन सा लॉ किया था हमने? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. एंड टुडे we are going to study about the remaining laws. So today we discuss about our first law, that is law of constant composition and definite proportion. तो वन बाय वन हम एक एक करके सारे लॉज को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे. तो आज हमारा फर्स्ट लॉ है. एक लॉ हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. वो कौन सा लॉ था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. तो आज के लेक्चर के अंदर हमारा फर्स्ट लॉ रहेगा लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और डेफिनाइट प्रपोर्शन. दिस लॉ पुट फॉरवर्ड बाय द जोसेफ प्रोस्ट. ये जो लॉ है जोसेफ प्रोस्ट ने एक्सप्लेन किया था. तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ए प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन द सेम डेफिनाइट प्रपोर्शन बाय वेट. तो क्या मतलब हुआ? इस लॉ का क्या मीन्स है? ये लॉ हमें ये समझाना चाहता है स्टूडेंट्स कि अगर कोई भी केमिकल कंपाउंड है और उसका सोर्स हमारा कोई भी है, मतलब एक केमिकल कंपाउंड जो हमें किसी भी फिक्स केमिकल कंपाउंड जो हमें किसी भी सोर्स से मिला है, जो उसकी रेशियो होती है बाय मास, वो हमेशा फिक्स होती है. सपोज हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का. तो कार्बन डाइऑक्साइड एज यू नो हमारी बॉडी से हम भी एक्सेल करते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड हमारी कोल की बर्निंग से भी प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, ठीक है. तो और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ट्रैफिक के जो हमारे व्हीकल्स होते हैं उनकी ट्रैफिक से भी प्रोड्यूस होती है ना, ड्यूरिंग द व्हीकल्स ट्रैफिक में भी प्रोड्यूस होती है. तो CO2 गैस का सोर्स हमारा काफी डिफरेंट जगह पे हमें देखने को मिलता है. तो जो CO2 गैस है, अगर हम देखें, अगर मैं इसका रेशियो देखूं, वट एवर द सोर्स में भी, सोर्स कोई भी हो किसी भी केमिकल कंपाउंड का, बट जो उसका रेशियो होता है बाय मास वो फिक्स होना चाहिए. ये जोसेफ प्रोस्ट प्रूफ करना चाहते थे या एक्सप्लेन करना चाहते थे. तो कार्बन है, कार्बन का मास आपको पता है 12 है. स्टैंडर्ड आइसोटोप इसका क्या है? 12 है. और ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया? 32. तो हमारा रेशियो क्या निकल के आ रहा है? 3:8. अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जो किसी भी रिएक्शन में प्रोड्यूस होती हो, सपोज हमने लाइमस्टोन लिया, लाइमस्टोन मीन CaCO3, उसकी हमने डिकम्पोजिशन करी. डिकम्पोजिशन करने के बाद क्या प्रोड्यूस हो रहा है? CaO प्लस CO2. ठीक है. हमने कार्बन लिया, कार्बन में ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं, ठीक है, कोल को बर्न कर रहे हैं, तब भी क्या प्रोड्यूस हो रही है? CO2. अब ये जो CO2 है, इसका जो रेशियो है वो बाय मास वो हमेशा फिक्स है, ठीक है. तो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कांस्टेंट. कांस्टेंट मतलब फिक्स. कंपोजिशन यहाँ रेशियो को एक्सप्लेन कर रहा है. तो कोई भी कंपाउंड होगा, उसका कोई भी सोर्स होना चाहिए, वो केमिकल कंपाउंड सेम हो और उसका सोर्स कोई भी हो, सोर्स कैसा भी हो, तो उसकी जो रेशियो है वो बाय मास वो हमेशा फिक्स होनी चाहिए. दिस इज law of constant composition. So now when we take one more example for this, अगर हमने बात करी है वाटर की, अगर हम एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, हम बात करते हैं वाटर की. अब वाटर है, वाटर हमारा टैप वाटर हो सकता है, वाटर हमें रिवर से मिल सकता है, सी से मिल सकता है. तो वाटर का जो रेशियो रहेगा, जब वाटर हमें कहीं से भी ऑब्टेन्ड हो, चाहे हमें किसी केमिकल रिएक्शन करते समय हमें अगर वाटर फॉर्म होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर, जो उसका रेशियो होता है, कार्बन अगर मैं बात करूं H2O में, तो हाइड्रोजन का मास कितना है? 1 मल्टीप्लाई यहाँ पर 2, तो क्या हो गया? 2. ऑक्सीजन का मास कितना है? 16. तो रेशियो हमेशा क्या रहेगा? वाटर का रेशियो हमेशा क्या है? फिक्स है, ठीक है. बाय मास दिस इज 1:8. सो दिस इज द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन. बट यहाँ पर हमारे पास कुछ लिमिटेशंस भी हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन की. तो फर्स्ट लिमिटेशन क्या है हमारे पास कि अगर सपोज CO2 गैस प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, CO2 प्रोड्यूस हो रही है, बट आपको पता है जो कार्बन है उसके 3 आइसोटॉप्स आपको मालूम है, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14. तो 3 आइसोटॉप्स है हमारे पास. सपोज हमारे पास किसी सोर्स से हमें कार्बन 14 का कार्बन मिल रहा है, किसी सोर्स से हमें कार्बन 12 का कार्बन मिल रहा है CO2 के अंदर. तो CO2 कंटेन कार्बन C, और जो C है सपोज उसका कहीं से हमें सोर्स गेट हो रहा है CO2 का, वहां पर कार्बन का रेशियो, कार्बन का कौन सा आइसोटॉप है? 12. कहीं पे हमें कार्बन CO2 गेट हो रही है किसी सोर्स से, और वहां पर कार्बन का कौन सा आइसोटॉप हमें गेट हो रहा है? 14. तो उस
वजह से, तो मान लो सपोज मैंने CO2 लिया, सो कहीं किसी सोर्स से हमें कार्बन 12 मिल रहा है, किसी सोर्स से हमें कार्बन 14 मिल रहा है, तो हमारी रेशियो भी चेंज हो जाती है बाय मास। तो यहाँ पर मैंने लिया 12 CO2, तो यहाँ पर कार्बन की आइसोटॉप लिया मैंने 12, और यहाँ O2 का आपको पता है 16 मल्टीप्लाई 2 तो मीन्स 32, और सेकंड सोर्स मेरे पास कार्बन का आइसोटॉप है 14, तो 14 रेशियो 32। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, रेशियो आपकी क्या आ रही है, चेंज आ रही है। तो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ law of definite proportion. And the second limitation is, suppose मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं, C2H5OH, दिस इज कॉल्ड इथेनॉल, आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं इसे, इथेनॉल, एंड वन मोर CH3OCH3 मीन्स दिस इज कॉल्ड, आपको ये आपने फंक्शनल ग्रुप अभी तक नहीं पढ़ा है, ये एक ईथर फंक्शनल ग्रुप है जो आने वाले आप चैप्टर्स में इसे भी अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। तो आप इसमें क्या देख रहे हैं, कार्बन का नंबर, अब दोनों डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, दोनों हमारे पास डिफरेंट कंपाउंड है, एक हमारे पास अल्कोहलिक कंपाउंड है, एक हमारे पास ईथर कंपाउंड है, बट जो उनका रेशियो है वो फिक्स है। तो ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। हमने ऊपर वाली लिमिटेशन में क्या पढ़ा था, CO2 था, बट उसका रेशियो क्या आ रहा था, सोर्स, अलग अलग सोर्स की वजह से, अलग अलग आइसोटॉप्स की वजह से डिफरेंट आ रहा था। सेकेंड लिमिटेशन मैंने ली है कि जिसके अंदर कंपाउंड डिफरेंट है बट उनका रेशियो सेम है। तो ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि कोई भी लॉ होता है उसकी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस तो निकल कर आती ही हैं। तो दिस इज द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और लॉ ऑफ definite proportion, law of fixed ratio, this is by mass, this is called law of constant composition. Now we will discuss about next law, that is law of multiple proportion. Discuss about the law of multiple proportion. This law put forward by the John Dalton. Okay, so according to John Dalton, if two elements combine, अगर कोई दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं to form more than one compound, और वो एक से ज्यादा कंपाउंड बनाने की कैपेसिटी रखते हैं, देन द मास ऑफ द वन इज केप्ट कांस्टेंट। एक का मास, उस दो एलिमेंट जो कंबाइन करेंगे उनमें से एक का मास कांस्टेंट रहेगा, एंड द सेकंड एलिमेंट बियर ए होल नंबर रेशियो, और सेकंड एलिमेंट होल नंबर रेशियो फॉर्म करेगा। तो क्या मतलब हुआ इस लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का, ध्यान से सुनिएगा। सपोज वी विल टेक, ये जो जितने भी लॉज हैं ये आपको विदाउट एग्जांपल समझ नहीं आ सकते, तो आप हम एक एग्जांपल लेंगे। सपोज हमारे पास है CO विच इज कॉल्ड कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड सेकंड एग्जांपल है CO2 विच इज कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड, इन विच कार्बन सपोज हैव both have same isotope, belong from the same isotope. So कार्बन का मास यहाँ कितना है, 12 है, यहाँ भी कार्बन का मास कितना है, 12 है। यहाँ पर ऑक्सीजन CO में ऑक्सीजन एक है, उसका मास कितना है 16, CO2 में O2 है 16 मल्टीप्लाई 2, तो मास कितना है 32। तो एक एलिमेंट का रेशियो क्या है 12x, एक लिया था मैंने CO, एक लिया था मैंने CO2, तो दोनों साइड कार्बन क्या है सेम, तो रेशियो क्या है कांस्टेंट है। और जो सेकेंड एलिमेंट है, एक साइड में O है, एक साइड में O2 है, तो जो सेकेंड एलिमेंट है मींस 16 रेशियो 32 क्या बना रहा है, होल नंबर रेशियो, दैट इज 1:2। फाइन, तो दिस इज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। नाउ वी विल टेक वन मोर एग्जांपल। तो स्टूडेंट्स, आप एक तो ये बात बहुत, सेकंड एग्जांपल की, ये फर्स्ट एग्जांपल लिया मैंने, ये मेरा एग्जाम्पल 2 है, और एग्जाम्पल 2 में आप एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए, नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन के काफी ऑक्साइड्स होते हैं। आपने नाइट्रोजन सुना है, क्या है, नाइट्रोजन एक एलिमेंट है जो ग्रुप नंबर 15 से बिलोंग करता है, एज यू नो दैट वेरी वेल, एंड एटॉमिक नंबर उसका 7 है, एटॉमिक मास उसका 14 है, इसी तरह से, और वो हमेशा गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा आज आप एक बात और जान लीजिए, जो नाइट्रोजन होता है वो बहुत सारे ऑक्साइड्स फॉर्मेशन करता है। तो नाइट्रोजन के कुछ ऑक्साइड्स के एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं, N2O, NO, N2O3, NO2, N2O5। तो अब हम एक एक करके इनके मासेस को देखेंगे। तो N2 में नाइट्रोजन का कितना है 14 मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ पर कितना मास आ रहा है 28। N2O ऑक्सीजन का मास कितना है 16, फाइन। NO नाइट्रोजन का मास कितना है N14, और ऑक्सीजन का कितना है 16। N2O3 में नाइट्रोजन कितना है 28, ऑक्सीजन कितना है 16 मल्टीप्लाई 3 मीन्स 48। NO2 में नाइट्रोजन कितना है 14, ऑक्सीजन कितना है 32। N2O5 में नाइट्रोजन कितना है 28 एंड ऑक्सीजन कितना है 80। हमें क्या एक्सप्लेन करता है, ये हमें एक्सप्लेन करता है कि एक का मास तो फिक्स रखना है और एक का हमें होल नंबर रेशियो में फॉर्म करना है। तो हम यहाँ देख रहे हैं नाइट्रोजन का कहीं पर 28 मास लिया है अकॉर्डिंग टू देयर ऑक्साइड्स, और कहीं पर नाइट्रोजन का 14 मास है। तो हमने लोएस्ट मास में उसे कन्वर्ट कर देना है, जहां पर 28 है वहां उसे हम कट करके 14 में लेके जाएंगे। जब नाइट्रोजन में
लोएस्ट डिजिट में जाएंगे तो डेफिनेटली ऑक्सीजन को भी लोएस्ट डिजिट में कन्वर्ट करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा ये कट करने के बाद N2O में नाइट्रोजन 28 थी, तो हमारे से 2C कट करने के बाद हमारी 2C टेबल से डिवाइड करने के बाद हमारे पास 14 आ रहा है, ऑक्सीजन कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। NO में नाइट्रोजन 14 ही है, ऑक्सीजन भी 16 ही रखेंगे हम, कोई कुछ नहीं होगा। N2O3 में नाइट्रोजन 28 है, तो हम इसे 14 लोएस्ट वेट में कन्वर्ट कर देंगे, और इसी तरह से ऑक्सीजन हमारा 48 है तो वो 24 हो जाएगा। NO2 में नाइट्रोजन हमारा 14 ही है, तो इसको कुछ नहीं करना हमने। N2O5 में नाइट्रोजन हमारा कितना है 28, तो हमें लोएस्ट वेट में लेके जाना है 14। इसी तरह से जो ऑक्सीजन है वो 80 था, तो वो 40 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमने क्या किया, नाइट्रोजन की रेशियो को फिक्स कर दिया, एक एलिमेंट की रेशियो को क्या कर दिया, कॉन्स्टेंट कर दिया, फिक्स कर दिया, और दूसरे की रेशियो हमने क्या बना दी, होल नंबर रेशियो में उसे कन्वर्ट कर दिया। तो हमारे पास ऑक्सीजन का वेट कितना निकल के आता है 8, 16, 24, 32 और 40। जब हम इसे सिंपल होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 1:2, 2:3, 3:4:5। तो दिस इज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन दैट पुट फॉरवर्ड बाय द जॉन डल्टन। फाइन, नाउ वी डिस्कस अबाउट द our fourth law is law of reciprocal proportion explained by the Richter. In this law, when the two different elements combine with the fixed mass of the third element, then the ratio in which they do so will be the same or some simple multiple of the ratio in which they combine with each other. तो क्या मतलब हुआ इस लो का, तो हम एक एग्जाम्पल से इस लो को एक्सप्लेन करते हैं। तो हम सपोज हमने 3 एलिमेंट लिए हैं, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। जो सल्फर है उसने हाइड्रोजन से कंबाइन करके H2S बनाया है, ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके H2O बनाया है, और सल्फर और ऑक्सीजन ने आपस में कंबाइन कर SO2 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन की है। तो हम क्या देखते हैं, H2S के अंदर 2 ग्राम हाइड्रोजन है, 2 ग्राम हाइड्रोजन कितने ग्राम सल्फर के साथ कंबाइन हो रही है, 32 ग्राम सल्फर के साथ कंबाइन हो रही है। इन द H2O मॉलिक्यूल 2 ग्राम हाइड्रोजन कंबाइन विद द 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। फाइन, तो हमने क्या देखा, हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन का जो मास है वो क्या है, सेम है, ठीक है, और सल्फर का मास कितना है 32, और ऑक्सीजन का यहाँ पर कितना है 16। तो अगर हम रेशियो लेते हैं तो मेरे पास कितनी आ रही है, यहाँ 16 है, यहाँ पर 32 है, यहाँ 16 है, तो मेरे पास रेशियो कितनी निकल कर आती है 2:1। तो हाइड्रोजन की रेशियो कितनी है 1:1, और सल्फर और ऑक्सीजन की रेशियो कितनी है 2:1। और जब सल्फर और ऑक्सीजन ने आपस में कंबाइन किया तो उनकी रेशियो निकल के आती है कितनी, SO2 में सल्फर का मास कितना है 32 ग्राम ऑफ सल्फर कंबाइन विद 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या रेशियो निकल के आती है हमारे पास 1:1। तो हम इस लॉ को अगर हम ध्यान से स्टडी करें तो ध्यान से देखें तो क्या लिखा है कि इसमें 2 डिफरेंट एलिमेंट कौन है यहाँ पर, एक सल्फर और एक ऑक्सीजन, कंबाइन विद द थर्ड एलिमेंट। कौन से थर्ड एलिमेंट के साथ उन्होंने कंबाइन किया, हाइड्रोजन के साथ कंबाइन किया, और डिफरेंट कंपाउंड बनाए। सल्फर ने हाइड्रोजन से कंबाइन कर H2S, और हमारे पास ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के साथ मिलकर H2O। तो हमने क्या देखा, दोनों साइड हाइड्रोजन का मास क्या है फिक्स है, और सल्फर का मास H2S में सल्फर कितना है 32 ग्राम, ऑक्सीजन कितना है 16 ग्राम, तो रेशियो निकल के आती है 2:1। बट जब सल्फर और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन कर रहे हैं तो उनका रेशियो कितना निकल के आता है 1:1, मीन्स 32 ग्राम कंबाइन विद 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, सो 1:1। तो 2 एलिमेंट ने कंबाइन किया फिक्स मास ऑफ थर्ड एलिमेंट के साथ, ठीक है, तो इन विच दे डू सो विल बी द सेम, या तो उनका रेशियो क्या रहेगा थर्ड एलिमेंट के साथ बिल्कुल सेम रहेगा 1:1 रहेगा, या फिर क्या रहेगा, अब थर्ड एलिमेंट के साथ कंपाउंड बना के उन्होंने क्या देखा था, थर्ड एलिमेंट के साथ जब उन्होंने कंपाउंड बनाए थे तो सल्फर और ऑक्सीजन का रेशियो क्या आया था 2:1 आया था, और जब सल्फर और ऑक्सीजन ने खुद के साथ रिएक्ट किया तो तब उनका रेशियो कितना आ रहा है 1:1। तो ये क्या हुआ एक दूसरे के रेसिप्रोकल, तो दैट्स व्हाई दिस लॉ इज कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। Fine. So this is the law of reciprocal proportion. This is explained by the Richter. And now we discuss about the next law. That law is called Gay-Lussac's law. First law is Gay-Lussac's law of combining volume. What is Gay-Lussac's law of combining volume? This law put forward by the Gay-Lussac. So if 2 gases combine to give a third gas, अगर 2 gases आपस में combine करती हैं और एक वो नई third gas बनाती हैं, then the volume of gas of the reactant side and the volume of gas of product side bear a whole number ratio to each other. क्या मतलब हुआ इस लॉ का, ये लॉ बहुत ज्यादा सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें, ये आपने ऑलरेडी भी कहीं ना कहीं स्टडी किया भी हुआ है।
सपोज हमारे पास H2 गैस है और यहाँ पर क्लोरीन है। आपको रिएक्शन तो बहुत अच्छे से पता है। यहाँ पर H2 प्लस Cl2 दोनों गैसेस नेचर के हैं और उन दोनों ने मिलकर एक नई गैस फॉर्मेशन करी है, HCl गैस की फॉर्मेशन की है। तो जो रिएक्टेंट साइड की गैस है जो उनका वॉल्यूम है और जो प्रोडक्ट साइड की गैस है जो उसका वॉल्यूम है वो आपस में होल नंबर रेशियो में एग्जिस्ट करते हैं। दिस इज द गेलुसॉक्स लॉ। तो हाइड्रोजन गैस यहाँ पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्म में अवेलेबल है तो इसका जो वॉल्यूम है वो 1 है, या क्लोरीन है इसका वॉल्यूम कितना रिप्रेजेंट हो रहा है 1। HCl का वॉल्यूम आफ्टर बैलेंसिंग कितना रिप्रेजेंट हो रहा है यहाँ पर 2। तो 1:2:1। दिस इज द एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू गेलो-सॉक्स लॉ। तो गेलो-सॉक्स लॉ ने यही बोला कि जब दो गैसेस आपस में कंबाइन करती हैं, जो उन गैसेस का वॉल्यूम होता है और जो प्रोडक्ट वाली साइड गैस बनती है, जो नई फॉर्म होती है, उसका जो वॉल्यूम होता है वो आपस में होल नंबर रेशियो में फॉर्म होता है या होल नंबर रेशियो बनाता है। तो दिस लॉ, ये जो गेलो-सॉक्स लॉ है, इसको फर्दर एक्सप्लेन करना चाहा किसने? ब्रेजलियस ने। ब्रेजलियस ने इस कंसेप्ट को फर्दर एक्सप्लेन करने की कोशिश की, बट वो अपना लॉ प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो उनके लॉ को लॉ नाम ना देकर उन्हें उस लॉ को हमने हाइपोथेसिस बोला। तो हाइपोथेसिस उसे बोला जाता है जो कंप्लीट लॉ फॉर्मेशन नहीं कर पाते। अगर मान लो कोई हमारे पास किसी ने कोई डिस्कवरी की है बट वो प्रॉपर तरीके से उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो वो हाइपोथेसिस में कंसीडर किए जाते हैं। तो ब्रेजलियस हाइपोथेसिस क्या थी? ब्रेजलियस हाइपोथेसिस ये थी कि जिसके अंदर उन्होंने इसी लॉ को, इसी गेलो-सॉक्स लॉ को फर्दर एक्सप्लेन करना चाहा इन एटम्स फॉर्म। तो उन्होंने क्या किया? हाइड्रोजन के आगे क्या लगाया? हाफ, क्लोरीन के आगे हाफ और HCl। ठीक है, तो आपको पता है कि जो हाइड्रोजन है वो कभी एटम फॉर्म में, अगर हम हाफ लगा देते हैं तो हाइड्रोजन तो यहाँ एटम फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है और हाइड्रोजन तो एक गैस है तो वो कभी एटम फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो यहाँ पर हमारे पास हम क्या करेंगे? उन्होंने अपने कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हाफ H2 प्लस हाफ Cl2 विद 1 HCl ये बना दिया। बट आपको पता है जो हमारे पास कोई भी गैस होती है वो कभी भी हमारी होल नंबर रेशियो में ही एग्जिस्ट की जाती है या मॉलिक्यूल फॉर्म में ही रहती है, तो आप उसे इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो वो एक होल नंबर रेशियो नहीं बना सकता। तो इस ब्रेजलियस हाइपोथेसिस को फर्दर एक्सप्लेन किया अवोगैड्रोस ने। किसने एक्सप्लेन किया? अवोगैड्रोस ने। तो ये जो लॉ है ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। ये लॉ हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ये जितने भी लॉज हैं, तो फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकंड लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, थर्ड लॉ इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, फोर्थ लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन जो कि एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, फिफ्थ लॉ इज गेलो-सॉक्स लॉ। तो ये सभी के सभी लॉ जितने भी हैं आप प्रॉपर तरीके से इनकी स्टडी कीजिए, इन्हें डीपली रीड कीजिए। जितने भी लॉ है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट द अवोगैड्रोस एंड डाल्टन थ्योरी। सो